सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अब बात होगी मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। इस प्रोग्राम में हस्बे मामूल नज़ीर लगारी साहब और आमिर ज़िया साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आज हम बात करेंगे जिस तरह से आज रात 12 बजे पाकिस्तान का यौम आज़ादी 76वां यौम आज़ादी इसका आगाज़ हो जाएगा और सेलिब्रेशंस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इमारत चरागां की जाती हैं सब्ज़ और सफ़ेद रोशनी से, और इसके अलावा हम देखते हैं कि सरकारी और जो निजी सतह पर यानी अवामी सतह पर तकरीबात का आगाज़ किया जाता है। लेकिन नाजरीन, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ चंद सालों से जो रवायत चल निकली है इसको आज़ादी का जश्न मनाने की, वो बहुत ही मुख्तलिफ है और वो अपने मकसद से बहुत हट कर है। वो ये कि हम देखते हैं कि सड़कों पर मंचले निकल आते हैं और मोटरसाइकिल्स पर या गाड़ियों उनके साइलेंसर्स निकाल कर जिस तरह से शोर व ग़ौग़ा किया जाता है और बैंड बाजे जो बजाए जाते हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि आज़ादी का जश्न बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से, जैसे सोशल मीडिया का अब टाइम आ चुका है, लोग अब ऐसे लगता है कि सिर्फ एक रस्म निभा रहे हैं। एक सेल्फ़ी या अपनी कुछ ना कुछ कंटेंट तैयार करके वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है। लेकिन यौम आज़ादी जिसको समझने की हमें ज़रूरत थी, हमारे लाखों बड़ों ने जिनका लहू शामिल था, जिन्होंने जिद्दोजहद करके कुर्बानियाँ देकर उसके बाद इस मुल्क के अज़ीम को, मुमलिकत खुदादाद को जिस तरह से हासिल किया, वो हम भूल गए। वो मैसेज हम भूल गए। किस तरह से हमने इसको एक मिसाली रियासत बनाना था वो आज हमें दिखाई नहीं देता। इसका असल मकसद क्या था, इसकी रूह क्या है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ मामलात पर भी हम बात करेंगे। भारत में अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है इस पर भी बात करेंगे और निगरान काबीना में क्या सूरत हाल चल रही है। निगरान वज़ीर आज़म तो आ गए, उसके बाद अब मामलात क्या होंगे, चैलेंजेस उनको क्या होंगे। और इसके अलावा पख्तूनख्वा में भी हम देख रहे हैं कि निगरान काबीना के 21 अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ये क्या मामला है, तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन हम जिस तरह से यौम आज़ादी कल हमारा होगा और 12 बजे इसका आगाज़ हो जाएगा, इसके हवाले से आगाज़ करते हैं नज़ीर लगारी साहब से। लगारी साहब, क्या हुआ यौम आज़ादी का? जो हम एक रवायती तरीका जो मुझे आज तक याद है, जो बचपन में हम देखते थे, वो तो कदरे बेहतर था और उसमें फिर भी हमारे लिए कुछ पैगामात थे। हमें सिखाया जाता था कि हमारे बड़ों ने किस तरह से कुर्बानियाँ दी। टैबलोस पेश किए जाते थे, स्कूल्स में हम देखते थे तकारीर मुनाकिद की जाती थी। अब आने वाली नस्ल को, जो हमारे बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल मालूम नहीं है कि पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, इसका क़याम, हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानियाँ दी, क्या पैगामात थे। हमें आपके इसमें दुख में शरीक हूँ जो आप फील कर रही हैं कि हमें वो चीज़ें नहीं बताई जाती हैं कि ये पाकिस्तान कैसे, क्यों, किन मकासद के लिए हासिल किया गया था और ये कैसे हासिल किया गया था। ये बुनियादी बात है। और मैंने बहुत दफ़ा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी कहा है कि ये किसी ने भी घोड़े की पीठ पर बैठकर तलवार हाथों में लेकर इस मुल्क को फतह नहीं किया था। इस मुल्क को आइनी, कानूनी और पार्लिमानी जमहूरी ज़राए से हासिल किया गया था, जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हासिल किया था। तो लॉजिक से, मंतक से, दलील से, गुफ्तगू से, बातचीत से और पूरी की पूरी मुसलमानों की इस आबादी के साथ एक कमिटमेंट करने के बाद किया था और फिर उस कमिटमेंट का इजहार भी किया था। क़ायद आज़म ने पाकिस्तान बनने से बाकायदा ऐलान से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले 11 अगस्त को जो मार्कतुल आला तकरीर की थी, उसे होना चाहिए था, पाकिस्तान के दस्तूर का हिस्सा होना चाहिए था। हमने उसको भुला दिया, हमने पसे पुश डाल दिया। क़ायद आज़म एक मजहबी रवादारी चाहते थे, क़ायद आज़म करप्शन का खात्मा चाहते थे, क़ायद आज़म मिलावट का खात्मा चाहते थे, हमने क़ायद आज़म मुकम्मल इंसाफ चाहते थे। क़ायद आज़म नाइंसाफ़ी को टोटल ख़त्म करना चाहते थे, मुआशरे के अंदर एक तबकाती महरात को ख़त्म कर देना चाहते थे, एक उभरता हुआ, तरक्की करता हुआ मुल्क बनाना चाहते थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके पाकिस्तान के साथ ये हशर होगा। इस तरह से पाकिस्तान को रौंद दिया जाएगा और पाकिस्तान में तमाम कदरों को पामाल कर दिया जाएगा, वैल्यूज़ का ख्याल नहीं किया जाएगा। और सच्ची बात है, जो आमिर साहब का शिकवा मेरा भी है, जो करते हैं आमिर साहब कि जमहूरियत के नाम पर गैर जमहूरी लोगों को लाकर बिठा दिया जाएगा, ये भी हमें नहीं था कि इस तरह का पाकिस्तान बनाया जाएगा। पाकिस्तान को एक
उभरती हुई एक जमहूरी एक तरक्की करती हुई रियासत के तौर पर सामने आना चाहिए था। हम समझते हैं कि हम इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं, और चूँकि मैं बरह रास्त आपके सामने बैठा हूँ तो आपकी नस्ल से मैं अपनी शर्मिंदगी का और नाकामी का इजहार करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हम कामयाब नहीं रहे हैं। हम अपने आने वाली नस्ल को ये सवाल देकर जा रहे हैं जो आपकी ज़ुबान पर है। मुझे इस बात का अफसोस है कि ये सवाल आपके जहन में पैदा हुआ कि हमने आपको कम से कम वो वादे तो इनको याद दिला सकते हैं जो कायद आज़म ने और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनने से पहले किए थे और लोगों के साथ किए थे। और ये पाकिस्तान वफाक है, ऐसा नहीं है कोई सेंट्रलाइज हुकूमत कभी भी नहीं थी। ये वफाक के तौर पर इसको कायम किया गया था। पंजाब ने वोट दिया, सिंध ने बाकायदा वोट दिया, बलूचिस्तान के शाही जरगे ने बाकायदा वोट दिया, और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने रेफरेंडम में वोट दिया, तब जाकर पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। ऐसा नहीं है कि हमने कोई फौज लेकर इसको फतह कर लिया था, या कायद आज़म ने किसी एक सिपा सलार के तौर पर नहीं, एक दानिश्वर के तौर पर, स्कॉलर के तौर पर, एक आइनी और कानूनी माहिर के तौर पर इस मुल्क को हासिल किया था, और हमारे लिए रास्ता वही है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आमिर ज़िया साहब। हम ये करते आए हैं कि हुक्मरानों पर सारा इसका मलबा डालते आए हैं कि जी पाकिस्तान की जो आज सूरत हाल है, जो इस वक्त जो पाकिस्तान का नक्शा मौजूद है, उसको अगर देखा जाए, जो भी खाका हमारे सामने है, जो भी तकालीफ, जो मुश्किलात इस वक्त पाकिस्तान जिनमें घिरा हुआ है, हम कहते हैं कि हुक्मरानों का इसमें कसूर है। इनफरादी तौर पर आप नहीं समझते कि हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं एक माशरे को तश्कील देने में? अरे पहली बात तो ये, मैं ज़रा से इख्तलाफ करूँ आप दोनों मतलब है खातून और हजरत साहब से ना, उसकी वजह ये कि हम अजीब लोग हैं कि हम खुशी के मौके पे भी कोई वजह ढूंढते हैं कि मातम करने की कोई हमें चाहिए, कोई प्रॉब्लम चाहिए। यानी कि प्रॉब्लम तो देखें हर जगह पर होती है, दुनिया के हर गोशे में होती है, ठीक है ना। पाकिस्तान के साथ भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, कौमें जंगें लड़ती हैं, जंग से तबाह हाल होती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे मतलब है लोग आगे के लिए उम्मीद होती है। नेचुरल क्लैमिटीज़ आती हैं, कुदरती आफात आती हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े बदनवान लोग आते हैं, जालिम लोग आते हैं, उसके बावजूद जो है मतलब है कि लोग उम्मीद होते हैं। तो उम्मीद सबसे, इंसान की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो उम्मीद होती है, और वो उम्मीद हमारे सामने होनी चाहिए, और उम्मीद जो है पाकिस्तान की शक्ल में हमारे सामने है, और वो आप जैसे मतलब है जो हमारी यूथ है उनकी शक्ल में है, और मतलब हमारे सीनियर्स हैं और हमारे बच्चे हैं, तो वो तमाम पाकिस्तान की उम्मीद है। हम लोगों ने बड़ा नामसाइद हालात में 1947 में अपने सफ़र का आगाज़ किया था। उस वक्त लोग दावा करते थे कि पाकिस्तान 4 दिन नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये अगर आप उन लोगों की बात करें कि जो कांग्रेस के लोग हुआ करते थे और जो पाकिस्तान के नाकदीन हुआ करते थे, वो इसके बारे में पेशगोई करते थे कि जनाब दोबारा भारत में जम हो जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम बतौर रियासत कायम रहें, और जो लोग हमारे बदख्वाह हैं और हमारे मुताल्लिक वो कहते हैं कि अजीब व गरीब किस्म की पेशगोइयाँ करते हैं, उसको गलत साबित करें। तो हमने वो गलत साबित की, ठीक है ना। हमारे मतलब है जो हमें वसाइल मिलने थे भारत से वो रोक लिए गए थे, खजाने की चीज़ें मिलनी थी और जो डिवीज़न के अंदर जो मिल रही होती थी वो रोक दी गई थी। उसके बावजूद आप देखें कि पाकिस्तान जो है माशाल्लाह न सिर्फ कायम रहा बल्कि उसने उन तमाम प्रेडिक्शंस को गलत साबित किया, जो मेरे ख्याल में हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, और उस पर हमें जितना फ़ख्र करें। आप ये सोचें कि आगे भी कभी हम इस पर बात करेंगे कि लोग अमूमन 2 सवाल करते हैं। एक तो उसमें यह भी सवाल होता है कि जी देखें भारत कितना आगे चला गया और पाकिस्तान पीछे रह गया, तो वो पाकिस्तान और भारत के ऑब्जेक्टिव हालात, मारूजी हालात से वाकिफ नहीं है। अच्छा। भारत जो था यह है वो ब्रिटिश इंडिया के तरक्की याफ्ता इलाकों पे मुश्तमिल था, यानी उस वक्त भी तगड़ा था भारत। हाँ, वो इसलिए कि भाई वहाँ पे देखें अंग्रेज हुक्मरानी जो बंगाल में शुरू हुई थी 1757 से शुरू हुई थी, ठीक है ना। हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान के इलाके थे वो तो बहुत बाद में फतह किए गए थे ना, बहुत आखिर में हुए थे, पंजाब भी हो गया, सिंध भी हो गया, ठीक है ना। और बलूचिस्तान जो था वो एक बिल्कुल वो उस तरह का था, केपी इसी तरह का इलाका था उस ज़माने का जो NWFP था ना। तो अगर मैं तारीख की बात करूँ, अच्छा अब जब तकसीम हुई तो बंगाल की तकसीम में देखते हैं कि हमें मिला मशरक़ी बंगाल, जो कहते हैं कि माइनस कलकत्ता, जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई पहले दिन कि कलकत्ता नहीं था, कलकत्ता के बगैर मतलब है बंगाल जो था एक रूरल स्लम था जी, तो हम लोग मुश्किलात में थे। मगरबी पाकिस्तान की आप बात करें, ले दे के एक शहर था आपके पास लाहौर, कराची छोटा सा एक शहर था, बाकी कोयटा जो था एक गैरिजन सिटी था, ठीक है ना, जहाँ पे अमूमन जो फौज के लोग रहा करते थे, छावनी के लोग रहा करते थे, जो वहाँ के ट्राइब्समैन थे वो परमिट लेकर कोयटा आते थे, उन्हें वैसे आने की इजाज़त भी नहीं हुआ करती थी जी, ठीक है ना। हमने वहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ किया
और उसके बाद आप देखें कि हमने डिफाई किया और हमने माशाल्लाह इस मुल्क को मजबूत किया और मतलब तगड़ा किया और हर फील्ड में अपना नाम भी रोशन किया जी। ठीक है, वो एक अलग तनकीद है कि हम लोगों ने पूरा पोटेंशियल नहीं हासिल किया, लेकिन जो कुछ हासिल किया लगाई साहब वो भी कम नहीं है। और हमारे वो जो पहली जनरेशन थी जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते, ऐसी बात नहीं कि बेचारे वो भी जितने मुश्किल हालात थे उन्होंने करके दिखाया आपको। बिल्कुल ठीक है ना। वो मैं जो अपने बुजुर्गों से किस्से मैंने सुने कि जनाब पिन नहीं होता था कागज़ में लगाने के लिए, तो कीकर के बबूल के दरख्त से कांटे तोड़ के कागज़ में लगाए जाते थे। वो जो स्पिरिट थी कि लोग खैमों में रहे। फिर एक और जो चीज़ मैं उसका मैं बिल्कुल तस्करा करूँगा कि जिस तरह से हिजरत से लाखों लोग आए, मशरक़ी पंजाब से भी आए, यूपी सीपी से भी आए। मेरे वालिद जैसे वो बम्बई के रास्ते, क्योंकि ख़तरा ये था कि भाई पूरे ख़ानदान कट मरेंगे, तो ख़ानदान डिवाइड होके आ रहे थे कि कुछ लोग लाहौर वागे के रास्ते आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं पानी के जहाज़ से आ रहे हैं। तो वो मुझे एक वाक़या है जो मुझे कभी मैं नहीं भूलता, जो स्पिरिट है पाकिस्तान की, असल स्पिरिट, कि वो पानी के जहाज़ से आ रहे थे, छोटी बहन उनके साथ थी, वो 12-13 बरस की होंगी, हमारे वाले 17-18 साल के होंगे ना। तो उसमें कुछ पंजाबी नौजवान थे, डेक पे सफ़र कर रहे थे और ज़ाहिर है कि धूप की बड़ी तमाज़त होती है उसमें ना, तो उन पंजाबी नौजवानों ने जो था एक चादर ऊपर तान के उसके लिए बना दिया, उसकी जगह के साए के लिए ना। कराची उतरे, पहली बार कराची उतरे हैं, बिल्कुल नहीं पता, सिटी स्टेशन गए, सिटी स्टेशन से लाहौर जाना है, तो किसी होटल में खाना खाने गए, ये दोनों मतलब नौजवान ही थे, बच्चे थे। तो वहाँ पे जो होटल वाला था उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो वो एक स्पिरिट थी पाकिस्तान की, उसमें फिर ये डिवीजन नहीं थे हमारे कि जो आप कहोगे ना जो हम आज देख रहे हैं। तो मैं ख्याल में हमें इन चीज़ों को इन दिनों पे ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। और ये वरना मातम तो हम पूरे 364 दिन करते हैं। हाँ। तो कम से कम एक दिन हम ऐसा रखें कि हम देखें कि हमने क्या अचीव किया पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। और अभी मैं इसके ऊपर बहुत देर तक हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन और भी आगे भी हम बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बल्कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है तो आप देखें कि ये मुल्क के लोग किस तरह से एक जान खोकर खड़े होते हैं। ये तो कमाल ही हो जाता है ना। कभी भी ऐसा हुआ, सैलाब के दिनों में जब लोग आ रहे होते हैं कराची, तो आप जहाँ से शुरू कर दें, लोग किस तरह से अपना खाने पीने का सामान लेकर खड़े होते हैं, घोटकी के स्टेशन पर, डहरकी के स्टेशन पर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पंजाब में भी होता है, और साथ में यहाँ चलते हैं आप, पूरे रास्ते भर में आपको लोग खड़े होंगे, मिन्नतें कर रहे होंगे कि ये चीज़ ले लें, ये चीज़ ले लें, इसलिए को पता है कि सैलाब की तबाहकारियों से लोग लुटपुट करा रहे हैं। तो होता है कोई और में ऐसा डिजास्टर हुआ जब जलजला आया है, तो किस तरह से लोगों ने ओ माय गॉड किस तरह से अपनी कुर्बानियां दी हैं। लोगों ने क्या अपने घर के बच्चियों के जहेज लाकर रख दिए गए कि ये ले लें आप, और ये जाकर उन लोगों के जिनके घर तबाह हो गए हैं। तो लोगों के अंदर ये जज्बा मौजूद है। अच्छी बात की आमिर साहब। एक बात और जो हमें वो करनी चाहिए ना, जो हमारे सामने लीडरशिप का मॉडल है कायद आज़म की सूरत में, जो उनके साथियों की सूरत में, वो अबव बोर्ड है। अगर आप उस ज़माने की भारत की और क़यादत से मुकाबला करें, ठीक है ना, कायद आज़म का मुकाबला करें, लोग कहते हैं जी गांधी जो है वो बहुत बड़ा नाम और फला बन गया ना। देखिए, गांधी की सियासत एट द एंड ऑफ द डे फेलियर साबित हुई। क्यों? वो नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे ना, उनको कत्ल किया गया, वायलेंट डेथ थी। वो जो पार्टीशन का गम हुआ था, मतलब जिसमें लोगों ने कत्लेआम किया था, उसको नहीं रोक सके। कायद आज़म का विजन ये होता था कि जब ये लोग क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी मिले हुए थे, शौकत अली भी मिले हुए थे गांधी के साथ ना, कायद आज़म वॉज द ओनली लीडर कि जिन्होंने कहा था कि जनाब आप मतलब तुर्की के लोग जो हैं वो खिलाफत का खात्मा चाहते हैं, और उन्होंने एक मॉडर्न उसको सपोर्ट किया था। ये उनका विजन था, ये उनका विजन था कायद आज़म तुर्क का। ये हाँ, ये कमाल अतातुर्क ठीक कह रहे हैं। कमाल अतातुर्क का वो फैन थे। वो एक मरती हुई खिलाफत के कि जिसको मरगे बीमार यूरोप का कहा जाता था। तो मैं उस दौर से अगर कायद आज़म की सियासत देखूं कि उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का अमीन, उनको एज वो कहा सिंबल थे वो। उसके बाद जब उन्होंने देखा कांग्रेस में कि वो मुसलमानों के माशी और सियासी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है और वादा नहीं कर रहे। 1946 में क्रिस्प मिशन आखिरी जो कोशिश हुई थी कि जिसमें 2 मॉडल उन्होंने दिए थे कि जी मतलब एक लूज कन्फेडरेशन टाइप का बने इसके अंदर और ABC किस्म के वो हों, तो उन्होंने आखिर तक कोशिश की। मगर जब उन्होंने देखा कि इतने तंग नज़र हैं, इतने मुतासिब है नेशनल कांग्रेस जो इंडियन लीडरशिप थी, तो फिर वो होता है कि भाई फिर आप कहते तंग आमद ब जंग आमद। फिर उनकी ईमानदारी अबव बोर्ड थी, जो आज हमारे तमाम लोगों को, हमारे हर बच्चे को पढ़ानी चाहिए। हमारे सियासतदानों को वो कहते हैं कि वो सोचना चाहिए कि भाई हमारा
वहाँ से विजन शुरू होता है कायदे आज़म। उनके जितने साथी थे, लियाकत अली ख़ान ले लें, सरदार अब्दुल निश्तर ले लें, जो भी आप नाम लें, वो बहुत लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर थे। हुसैन शहीद सोहरवर्दी का आप नाम ले लें, बंगाल में जो लोग लीडरशिप होती थी हमारी, तो बहुत बड़े लोग थे वो। और आज उनके मुकाबले में पिग्मीज हैं। वो इसलिए पिग्मीज हैं ये नहीं, अब हम जैसे कहते हैं कि खुदा अब भी यानी कि फूल तो है, चाहने वाला होना चाहिए। अगर ऐसी लीडरशिप हो जो अपने वतन से, अपने लोगों से मोहब्बत करती हो, तो फिर वो नहीं करेगी। अच्छा, कायद आज़म ये कोई ड्रामा नहीं करते थे कि उन्होंने धोती पहन ली और ख़राब कपड़े पहन लिए जी। 200 सूट थे भाई उनके पास, एक बार सिल्क टाई पहनते थे तो दोबारा पहनते नहीं थे। वो द मोस्ट फैशनेबल, मोस्ट आर्टिकुलेट पर्सन, वेल ड्रेस्ड, ठीक है। लेकिन उनका आवाम से कमिटमेंट था, वो नुमाइश नहीं करते थे कि मैं जी, मतलब वो कहते थे ना कि गांधी को गरीब दिखाने के लिए कांग्रेस को कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कायद आज़म तो खुद पैसे खर्च किया करते थे जी। तो ये जो हमारा प्राइड है, उन्होंने मुसलमानों के मिजाज के मुताबिक उन्होंने हर चीज़ की। और हम मतलब है ना, कायद आज़म को सही तरह से पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। हाँ, कायद आज़म को नहीं, इलामा इकबाल के फलसफा खुद ही को पढ़ा रहे हैं। इकबाल पे तो एक अलग तकरीर हो सकती है, इलामा इकबाल पे अलग हो सकता है। मैं तो कायद आज़म पे अटका हूँ इस वक्त कि कायद आज़म को अगर आप देखें। अच्छा, फिर हमने जो पढ़ा कायद आज़म को, जैसे मैं अगर जो पढ़ा, तो हमने इतने मकामी राइटर्स ने इतना अच्छा काम नहीं किया जितना उन पे गोरो ने किया। ठीक है, सिले विल्पर्ट की क़यामत किताब है, पहली किताब उन पे हेक्टर ब्लीतो ने लिखी थी, जिनाओ पाकिस्तान, छोटी सी किताब ओयूपी ने छापी है, अब भी उसके आपको एडिशन मिलेंगे ना। तो वहाँ से आपको पता चलता है कि उनकी क्या पर्सनैलिटी थी और उन्होंने सिंगल हैंडेड। अच्छा देखो, एक और फ़र्क है कि कांग्रेस के पीछे सरमाएदार थे और वहाँ पे एक इंडियन मिडिल क्लास, स्ट्रॉन्ग हिंदू मिडिल क्लास थी, पढ़े लिखे लोग थे मुसलमानों के मुकाबले में। हमारे यहाँ तो जागीरदार होता था या हमारा फार्मर होता था ना, हमारी मिडिल क्लास बहुत छोटी थी। वो या जो थी भी वो ज़ाहिर है वो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी हमारी ना। कायद आज़म ने तमाम इन खोटे सिक्कों के बावजूद उस जंग को जीत के दिखाया। और सिर्फ विद द पावर ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, उनकी जो लीगल उनका माइंड था इतना बड़ा था कि उसका आप, मैं कहता हूँ, मुआवजा कर ही नहीं सकते। भाई हिंदू के पास जो इंडियन, मैं तौहीन आमेज उसमें मैं नहीं कह रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग सपोर्ट करते थे, पैसे वाले लोग थे। सरमाएदार जो होता है वो कदम आगे होता है ना, जागीरदार से आगे होता है। हमारे नवाब थे, जागीरदार थे, वो बेचारे मतलब है उस तरह के मॉडर्न माइंड नहीं था, जब भी हमारी जागीरदारी खत्म भी नहीं हुई, एक अलग खैर अफसाना है। तो वहां पर अगर आप देखो तो उनके पास जो वसाइल थे, उनके पास मीडिया था। अच्छा, फिर नेहरू की दोस्ती थी बहुत माउंटबेटन से। अगर चर्चिल ना हारते इलेक्शन जी, मतलब है, तो गालिबन पाकिस्तान में इतना मौत हीटर ना मिलता। पाकिस्तान के साथ ज्यादती लगाई साहब पहले दिन हुई। 2 मुस्लिम मेजोरिटी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट थे, गुरदासपुर और फिरोजपुर, वो जुल्म हुआ पाकिस्तान के साथ, हुआ। वो उधर चले गए। अगर वो होते तो कश्मीर का मसला आज आपके पास ना होता, वाटर हेड्स हमारे पास होते, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमारे साथ तो हमने जितना मुश्किल सफर का पठानकोट अगर आपके पास होता और होना चाहिए था तो रास्ता ही ना होता, रास्ता ना होता। वो हमारे इलाके थे वो सारे के सारे ना। तो ज्यादती पाकिस्तान के साथ बहुत हुई। फिर भी पाकिस्तान जो है माशाल्लाह, आप ये देखें कि हम लोग खाक में मिलके जो हम लोग ऊपर उठे। और ये वाले जो फेजेस होते हैं ना तारीख में, कि 2-4 साल बुरे गुजर गए और हमारे पास पैसे नहीं है और डॉलर नहीं है, कौमें जो है सदियों में सोचती हैं, दिहाइयों में सोचती हैं। तो 2-4 बरस पे परेशान ना हो। फर्ज जो होता है वो कहते हैं रियासत पे कुर्बान होने के लिए होता है। रियासत जो है वो दायमी है, तुम्हारी आपकी अहमियत नहीं है। हम रहे ना रहे, रियासत पाकिस्तान को रहना है। वो आपने मुझे शेर याद दिला दिया कि हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। तो जनाब इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जिस तरह से हमने बात की थी कि भारत में क्या हो रहा है, नस्ली फसादात हम देख रहे हैं, मजहबी फसादात किस तरह से किए जा रहे हैं और अक़लियतों के साथ इस वक्त किस तरह से सलूक किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम तस्करा कर रहे थे अपने हमसाया मुल्क भारत का, और वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अक़लियतों पर जो मज़ालिम हैं उनका सिलसिला जारी व सारी है, बल्कि ये बढ़ता चला जा रहा है, उरूज पर है। और मजहबी मुनाफरत के नाम पर इस वक्त मुसलमानों के लिए तो ज़मीन तंग ही थी, लेकिन अब ईसाइयों के लिए, दलितों के लिए, सिखों के लिए ज़मीन वहाँ पर तंग कर दी गई है। ऐसे ऐसे मज़ालिम की दास्तानें वहाँ पर रकम हो रही हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी हो रही हैं। लेकिन बीजेपी हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है, मोदी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया को एज अ होल कितना नुकसान हो रहा है, इससे बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल लाइल्म है। और जिस तरह के वहाँ पे सिलसिला शुरू हो रहा है उसी हवाले से हम बात करेंगे। लगारी साहब, इंडिया जो पूरी दुनिया पर अब ये चाह रहा है कि एक बड़ी पावर बनकर आए सामने, जब ये सारे मामलात इंडिया के चलेंगे वहाँ पर
और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि नस्ली फसादात या मजहबी मुनाफरत वहाँ पर फैलाई जा रही है, इस तरह से इंडिया अपने जो ख्वाब है इनको अचीव कर लेगा? बात यह है कि आलमी बिरादरी अपने पिटी मफादात के लिए खामोश रहकर अब तक वहाँ पर आज़ादी की 6 कामयाबी के करीब पहुँची हुई तहरीकों को आगे बढ़ने से रोके हुए है। सिर्फ आलमी बिरादरी की शर्मनाक मुजरिमाना खामोशी ने कश्मीर को आज़ादी से रोक रखा है। और ये आज चला जाए सलामती कौंसिल में मसला, जिस तरह से तैमूर का मसला गया, जिस तरह से सूडान का मसला गया, अब ले गए थे और जाकर वहाँ पर आपने करा दिया और कहा कि जनाब अलग मुल्क बना दिए गए। ये मणिपुर आज हो सकता है, त्रिपुरा आज हो सकता है, नागालैंड आज हो सकता है, सिक्किम आज हो सकता है, कश्मीर आज हो सकता है, आसाम आज हो सकता है। ये सारी की सारी रियासतें तैयार बैठी हुई हैं अलग होने के लिए। बाकायदा एलानिया मूवमेंट्स मौजूद हैं और लोगों ने मूवमेंट्स चलाई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाई हैं। लोगों ने कामयाबी के लिए जितनी कुर्बानियों की जरूरत होती है दी हैं लोगों ने। ये तो बाकायदा जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है और कितनी मुजरिमाना खामोशी है, यानी इवन और छोड़ दें, यानी करीब के मुल्क जो हैं वहाँ पर भी ये हवा नहीं पहुँचने दी जा रही है। हम लोग मीडिया नहीं देखते हैं, हमें शायद उसका अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ कितनी बड़ी मूवमेंट चल रही है। वहाँ से लोग अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। मुसलमानों की 70 साल 75 साल पुरानी नेशनलिटीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, नहीं सदियों पुरानी नेशनलिटीज़ को मुसलमान होने के जुर्म में उनकी कौमियत को ख़त्म किया जा रहा है। अगर तुम मुसलमान हो तो फिर तुम जाहिर है यहाँ के नहीं हो, और अगर तुम 1000 साल से यहाँ हो तो फिर साबित करो कि तुम कैसे 1000 साल से यहाँ पर। तो ये बाकायदा हो रहा है एक बिल्कुल तंग नज़र, शर्मनाक हद तक तंग नज़र। और ये पार्टी जिसको जो है वो मोरारजी देसाई और वाजपेयी और जिन लोगों ने इसको बनाया था, उनका विजन क्या था जी? उनका विजन ये था कि जनाब हम जो है इस मुल्क को एक खास तंग नज़र मजहबी हिंदू रियासत बनाएंगे, और उसको बनाने के लिए सब कुछ किया गया। और फिर उसके बाद अभी मैंने जिक्र नहीं किया, यानी यहाँ पर तो अलग होने के लिए ये ईस्ट पंजाब सिख जो हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं ना। सिखों ने बाकायदा उस मंजिल तक जाने के लिए हर कुर्बानी दी। भिंडरावाला क्या जो हुआ सो हुआ, संत लोंगोवाल था उसका क्या हुआ, और बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने आज़ादी की। अभी किसी का मर्डर किया गया है, ये ताज़ा वारदातें हैं जो कर रहे हैं, दुनिया भर में दहशत फैला रखी है। और वो सिखों की लीडरशिप इनको कहीं भी नजर आए, दुनिया के किसी और कोने में भी हो तो उसको भी ये मार डालने से नहीं चूकते हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है। और जिन रियासतों में मशरक़ी जो रियासतें हैं वहाँ पर तो आज़ादी की तहरीकें बिल्कुल आलमी बिरादरी की मुजरिमाना खामोशी की वजह से ऐसा ही है जो है वो उनको कामयाबी नहीं मिल रही। ऐसा ही है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, ये जो फसादात भड़काए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि ये हिंदुत्व जमात है बीजेपी, इससे ये इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के लिए किए जा रही है मामलात, और अगर इंतखाबात में इनको फ़ायदा हो जाता है तो इससे क्या इंडिया मजबूत होगा? चलिए मैं इस सवाल पे आने से पहले, क्योंकि 13 अगस्त है ना आज, तुम तारीख़ तनाजुर में बात करते हैं, क्योंकि जल्जला एकदम नहीं आता, बड़ी परवरिश होती है दिहाइयों पे, ठीक है ना। तो आप अपने बानियाने पाकिस्तान का विजन देखें, दो कौमी नजरिया है ना, 2 कौमी नजरिया देखें। उसको उनको एहसास था कि जनाब अगर मतलब है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों को उनके माशी और सियासी हकूक़ नहीं मिलेंगे, यही पूरा डिस्कोर्स था ना। अच्छा, लोगों को गलत फहमी है कि जनाब ये नुक्ता आगाज़ जो है इसका तंग नज़री का, ये बीजेपी से शुरू होता है। नहीं, नेहरू के दौर में भी मुस्लिम कुछ फसादात हुआ करते थे भारत में, और मतलब है वहाँ पे जो उन्होंने किया था, मतलब है हैदराबाद दक्कन के साथ जो किया उन्होंने, कश्मीर के साथ किया, जो अभी हमारे नवाब का इंतकाल हुआ है खान जी साहब का, जहांगीर खान जी का, ठीक है ना। तो नवाब मोहब्बत खान जी की हुकूमत को ख़त्म किया। तो आपको पूरा उसमें एक तसलसल नज़र आएगा कि इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का जो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ को फील कर लिया था, और आज फिर आप देखें कि वो बात बिल्कुल सही साबित होती है कि भारत के अंदर ना मुसलमानों की या किसी भी अक़लियत की ना जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना वहाँ पर उनकी इबादत गाहें महफूज हैं। अभी भी गुड़गांव की हम वाक़यात अगर सुन रहे हैं कि जी मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, जला रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा।
शुरू से हो रहा है ये चीज़, ठीक है। 47 से हो रही है, 48 में भी हुआ, सब कुछ हुआ ये ना। और जिनको ये डेलिट्स कहते हैं, अछूत जो उस जमाने में कहा करते थे, तो उनके साथ भी उनका यही रवैया है, जो उनका एक तंग नज़र ब्राह्मण। अच्छा, हम लोग जो हैं जब हम तनकीद करते हैं तो हम ज़ाहिर है कि हम हिंदुओं पे नहीं करते, हिंदू तो पाकिस्तान में भी हैं और बिल्कुल हमारे बराबर की शहरी हैं, ठीक है ना। और अकलियत कहना भी नहीं चाहिए, पाकिस्तानी, जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, आप उसी तरह वो लोग भी हैं ना, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे किसी भी मजहब से। लेकिन जो एक तंग नज़र वो होता है ना कि कौम परस्ती जो वहाँ पर है, एग्रेसिव, वो वहाँ पर जो है वो बड़ी खौफनाक बनी हुई है। और उस पर देखें जो सेकुलर हिंदू हैं, जो अब उनके हाथों से चीज़ें निकल रही हैं, और आप देख रहे हैं कि मोदी साहब का जो है हर तरफ बोलबाला है, और वो रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मसले कश्मीर को अपने हक में एक तरफा हल किया है, वायलेटिंग ऑल द, कहते हैं ना, बायलैटरल एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स, और जो भी मुआहदे थे उसको ख़त्म करके किया था, वो तो हम सबके सामने। ठीक। तो यहाँ पर ये जो अगर आप वो वाला सवाल है ना कि जी इसकी जो जड़ें हैं, जड़ें तो उनकी रूट्स के अंदर है, भारत की रूट्स के अंदर है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और मतलब है यही वजह है कि तनावर दरख्त बन रही है, और वो तनावर, और वो जो कहते हैं ना हिंदू फंडामेंटलिज्म है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए, वहाँ की अक़लियतों के लिए खतरा नहीं है, वो पूरे रीजन के लिए खतरा है, वो आलमी अमन के लिए खतरा है। क्योंकि आप देखें जहाँ जहाँ ये हिंदुत्व के मानने वाले हैं, उनका क्या रवैया होता है। वहाँ पे मुसलमान अगर कोई उसको तरक्की अगर करनी हो, तो जब तक वो मुस्लिम आइडेंटिटी को डाइल्यूट नहीं करेगा तो वो वहाँ के समाज में अपने लिए जगह नहीं बना सकता जी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। और फिर मैं वो कहूँगा कि हमें सलाम पेश करना चाहिए कि भाई हम इस आज़ाद मुमलिकत में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मतलब है हमें कोई डर नहीं लगता सड़क पे चलते हुए। ठीक है, लगता है कि वो कोई कहते हैं वो लूट मार करने वाले आ जाएंगे, स्ट्रीट क्रिमिनल आ जाएंगे, ये वाले मामला तो इस मामले पे नहीं लगेगा कि जी यहाँ पे मतलब है कि आपको इबादत गाह जाने के ऊपर आपको खतरा है, आजादी हमारे जो बेसिक, तो वो जो बेसिक चीजें हैं और उसको तुम टैकल कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैं नहीं कहता कि हमारे यहाँ भी इंतहा पसंद थी, लेकिन वो रियासत की नहीं है, जो बड़ा फंडामेंटल फ़र्क है। हमारे यहाँ वो जो पागल लोग हैं वो बहुत ही कम है और उनको रियासत की सरपरस्ती नहीं है। वहाँ पर पागल लोगों का हजूम है जिनको रियासत की और हुकूमत की सरपरस्ती है, ये फ़र्क है। नहीं तो इंतखाबात जीत जाएंगे अभी ये सारे काम करने से 100% जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पर देखिए ना, एक उनके जहनों में है कि जी 1000 साल का गुलामी, ठीक है ना, उनको ये है कि जी एक अपनी नेशनल आइडेंटिटी बनाना। हाँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिर वो अंग्रेज़ों की उन्होंने गुलामी की और उसमें उन्होंने फ़ायदा भी बहुत उठाया, उसमें आगे भी बढ़े वो। तो वो अब वो उनका जो नेशनलिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है जी, और वो बिनाइन नहीं है, जिस तरह मतलब है कि अगर मुसलमान करते थे। आमिर साहब का जो तज़किया है हो सकता है कि ऐसा ही हो और वो जीते भी, लेकिन इस तरह से लगातार बीजेपी अगर जीतती है और मोदी अगर रहता है तो एक चीज़ का मैं बता देता हूँ कि इंडिया बहुत जल्दी, जो बाकी मुद्दत कुछ आगे हो सकती है उससे जल्दी टूटना शुरू हो जाए जी, ऐसा ही है। और इंडिया का टूट जाना, बिखर जाना, मुंतशिर हो जाना, ये निवश्ता दीवार है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मोदी की कामयाबी जो है वो अगर होती है, नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो फिर इंडिया की तकसीम लाजमी हो जाती है और हमें सब खुश हो जाएंगे, कहेंगे जी ठीक है आने तो फिर मीडिया को आखिर इंडिया में मैं एक और बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ भारत जो है गैर फितरी रियासत है, अननेचुरल कंट्री है वो जी। अंग्रेज साम्राज्य ने बहुत सारे उन रीजन्स को जोड़ दिया जो कभी भी तारीखी एतबार से एक रियासत का हिस्सा नहीं थे। उनको बिल्कुल मतलब है, उनका एक कौमी तशक्कुस है, उनकी आइडेंटिटी है, तो उनको आज़ाद होना चाहिए। भाई सिखों ने क्या कसूर किया, उनको मुल्क क्यों नहीं मिल सकता? तो अगर वहाँ पे क्रिश्चियन है और वहाँ पे इतने ज़्यादा मुसलमान हैं और वहाँ पे और कौमियतें हैं, ठीक है ना, तो उनको मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी उसके कल्चर के हिसाब से, मजहब के लिहाज से और एक्सप्लॉइट ना हो रहे हो। हिंदुओं के अंदर भी तमिल भी है, नागालैंड के लोग हैं, मणिपुर के लोग हैं, मतलब तो सारा वहाँ पर जो है तो रियासत, वो जो कहते हैं ना 72 टुकड़े वाली जो बात है, लगाई साहब कहते हैं, ये अकेले में कहते हैं सबसे, मैं आज वो कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो 72 टुकड़े वाली बात गलत नहीं है, क्योंकि एक अननेचुरल मुल्क है और उसमें अगर हमारा मुल्क मुस्तहकम होगा, हम अपने दाखिली इंतशार पर काबू पा लेंगे, माशी तौर पर मजबूत होंगे, जो बहुत आसान है जी। पाकिस्तान कैन बी ए लीन एफिशिएंट स्ट्रॉन्ग कंट्री, ये आपका कहते हैं मैटर ऑफ फेथ होना चाहिए, हमारा यकीन कामिल होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने तजादात नजर आते हैं भारत के, हमें वो हिमालय जितने तजादात नजर नहीं आ रहे, जो कि हमसे कहीं बड़े हैं। चलें, और उनकी कमजोरियां बहुत हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, और जिस तरह से, हाँ जी आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे निगरान काबीना के हवाले से, पख्तूनख्वा में एक मामला चल निकला है और वही कमीशन के हुक्म पर हमने देखा कि 27 रुकनी काबीना थी, उसमें से 21 अरकान जो हैं
उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। वहाँ पर क्या मामला चलते रहे, क्योंकि निगरान काबीना के हवाले से लगारी साहब ये कहा जाता है कि वो तो न्यूट्रल होती है, वो किसी सियासी वाबस्तगी उसकी नहीं होती, तभी आप इंतखाबात जो हैं वो शफाफियत के साथ करवा सकते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह से जाहिर हो रहा है कि बाकी सूबों में भी यही होगा। अच्छा, अगर बाकी सूबों में भी यही कुछ होता है, वाबस्तगियाँ अगर किसी की हैं और उनको कहा जाता है कि जनाब आप भी घर जाएं, मुझे नहीं मालूम पंजाब में किसी के साथ वापस हो रही थी उस वक्त, लेकिन वहाँ पर एक बात थी कि वहाँ पर पॉलिटिकल अलाइनमेंट मौजूद था काबीना में शामिल लोगों का, शायद किसी न किसी के साथ हमदर्दियाँ रही होंगी, इस वजह से जो है वो चीफ मिनिस्टर ने लोगों को बुलाया और कहा कि जनाब आपकी दावत है, और दावत जब बुला लिया तो फिर कहा जी लाएँ अपने अपने रिज़ाइन हवाले करें, और फिर उनसे रिज़ाइन ले लिए और फिर उसके बाद उनको भेज दिया गया कि जाएं अपनी गाड़ियों को भी यहाँ छोड़ दें, झंडे भी उनके जो लगे हुए हैं वो भी इनको छोड़ें, आप अपनी गाड़ियों में जाएं और ये आपके इस्तीफ़े जो हैं हम मंजूर कर लेते हैं। तो ये सूरत हाल हुई है वहाँ पर। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो बाकी मुल्क में भी अगर गैर सियासी, ये तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और बहुत ही हम कह सकते हैं कि गैर मामूली हमने देखी है सूरत हाल के, कोई निगरान काबीना आए, इंतखाबात करवाए बगैर ही वो रिजाइन करके चले जाएं। आप यूं कहें इसको कि अब दोबारा चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, जो चीज़ें एबनॉर्मल हुई थी ना, मतलब जोश में बहुत सारी चीज़ें हो गई। अनवारुल्लाह काकड़ का आना एक मुस्बत इंडिकेशन है, ठीक है ना, वहाँ से इस्तीफे तलब कर लेना एक मुस्बत खबर है, ठीक है ना। उसी तरह आप देखिएगा कि सिंध में और पंजाब में भी अगर मतलब अगर ये अच्छे नेक काम कर रहे हैं तो मतलब उन नेक कामों को फैलना चाहिए, यानी वहाँ पर सियासी वाबस्तगियों से बाला लोग आएंगे। हाँ, आप ये कम से कम ऐसे लोग आए जो मुतनाज़ा ना हो। अब सियासी तो अनवारुल्लाह काकड़ भी हैं, ठीक, लेकिन ये ऐसे सियासी हैं कि इनके ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा ना नून लीग नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है, पीटीआई नहीं करी, कोई भी नहीं कर रहा, मीडिया जो सब में कीड़े निकालता है वो भी नहीं निकाल रहा। दुरुस्त। तो कोई अच्छी बात होगी ना तो ऐसे सियासतदान बेशुमार होंगे हमारे यहाँ कि जिन पे लोग भरोसा करते होंगे या और लोग एक्सपर्ट्स होंगे, तो अगर आप उन पर मुश्तमिल बनाते हैं और पंजाब में भी आप इस तरह का वो कोई तब्दीली लेकर आ जाते हैं, और एक बड़ा इंडिकेशन होगा लगाइर साहब कि क्या केपी के गवर्नर को तब्दील करते हैं काकड़ साहब या नहीं करते। अगर करेंगे तो वो भी एक मुस्बत कदम होगा जी, वो जेयूआई के कदम उठाते रहे जी, तो आप सबके नाम ले देती हैं, मैं तो सिर्फ गवर्नर की बात कर रहा था। तो अगर ये मुस्बत कदम एक के बाद दीगरे लेते जाए ना तो पाकिस्तान की सियासी हिद्दत में कमी आएगी, हमारे यहाँ जो महाजर आई है कम होगी, और एक पहला स्टेप होगा नॉर्मल कंट्री बनने की तरफ दोबारा से, तो इंतशार का खात्मा होगा, इस्तेकाम आएगा और फिर हम एक अच्छे मूड में इलेक्शन में जा सकेंगे। तो काकड़ साहब पे एक कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनको जी, वो है यकीनन। एक तो दूसरी बात यह है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को तारीकी की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमें जब तक कि कोई आप नई एक खेप पैदा नहीं करते हैं तब तक सियासतदान आपके पास ये हैं, लेकिन जो ज़्यादा दागदार हैं जिनके ऊपर ज़्यादा, अच्छा बाद दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है ना कि एक जुमला मैं कह रहा हूँ, दागदार फल अगर आप अलग कर लें अच्छे फलों से तो वो बच जाएंगे। अगर आप दागदार बड़े बड़े दागदार सेब लगा हुआ अलग कर दें, नहीं मैं ऐसा भी है, ऐसे फल भी हैं जिनको अभी चखा तक नहीं गया या चखा भी गया होगा लेकिन उनके बारे में मशहूर कर दिया गया। अच्छा, तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी देख ली जाएँ कि लोगों के पास आप लोगों को एक लंबे अरसे तक आप किरदार कुशी भी करते हैं, जेलों में भी रखते हैं, बाद में आप जाकर कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं करते हैं, तो आपका अपनी हैसियत वो होती है। अब जो कोई भी कार्रवाई किसी के खिलाफ भी अगर हो तो कम से कम इस बात को यकीनी बनाएं कि जनाब अगर किसी ने जुर्म किया है और ख़ास तौर पर ये जो वाइट क्राइम है किसी ने किया है तो आप साबित भी करें। यार ये क्या बात हुई, जब साबित सबूत देने का मामला होता है तो रियासत पीछे हट जाती है और रियासत के जो वकील होते हैं वो मालूम होता है भाग गए और वो जो है वो बिल्कुल सुरखरू होकर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ब्रादर दोस्त मुल्क चीन से कोई सबक लें कि वहाँ पे करप्शन से कैसे लड़ा जाता है, तो वो तो एकदम ये करते हैं कि जिसके ऊपर साबित हो जाए वो आर पार हो जाता है, बंदा आर कम होता है पार हो जाता है, पता चलता है। मेरे ख्याल में नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गैर इंसानी अमल करें, लेकिन क्या करप्शन गैर इंसानी अमल नहीं है? क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि किसी मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई शख्स अगर दर्जा चहरम की मुलाजमत हासिल करना चाहे तो उसके लिए भी उसकी जेब में पैसे होने चाहिए। कहाँ से लाएगा वो? कहाँ से होंगे उसके पास पैसे? वो जाकर कहाँ से लेगा? फिर जिस तरह से चीज़ों को आपने तालीम नहीं देते, हेल्थ केयर नहीं देते। अब देखें देही इलाकों के मतलब हालत दार तो देखें स्कूलों की, वहाँ के मतलब है
हेल्थ केयर सेंटर्स की, एक लूट मार की, मतलब है कोई कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राज जी, वो तिलस्म शुबा में पढ़ते थे, शहर नापुरसा, ठीक है ना, कि जहाँ पे कोई पूछता नहीं, कोई भी हिमाकत करते रहो ना। तो आपने हमारे पूरे सूबे पूरे मुल्क को जो है नापुरसा, शहर नापुरसा, मुल्क नापुरसा बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो जहाँ पर मैं कहता हूँ, जब भी कहता हूँ अवाम दोस्त हुकूमत आए, वो लोग आए कि जो अवाम का दर्द रखते हो दिल में, ना कि लूटने में इंटरेस्टेड हो और उन्हें बाहर जाके जायदादें बनानी। चले अल्लाह करे ऐसे से आमिर ज़िया साहब और नज़ीर लगारी साहब कह रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत आनी चाहिए वो अवाम दोस्त हुकूमत आनी चाहिए और उनको अपनी जिम्मेदारियों का इदराक होना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।